हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 9th में जो कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, तो इसमें हम लोगों ने अभी तक देखा है कि दो पार्ट हमने देखा। पहली पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा फोर्स का, सेकंड पार्ट में हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमने देखा था। अब ये थर्ड पार्ट में, इस पार्ट में हम लोग जनरली देखेंगे मोमेंटम और न्यूटन के सेकेंड लॉ एंड न्यूटन के थर्ड लॉ क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोमेंटम का। तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ द power of motion and the product of velocity and mass is called momentum। यानी मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मोमेंटम जो जिसको हम लोग p से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यानी मास p इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यानी कहने का मतलब है कि मोमेंटम क्या होता है जनरली, कि कितने मास का ऑब्जेक्ट और कितने स्पीड में जा रहा है। देखो, एक पर्सन है, अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी पर्सन है, जैसे कि वो स्टोन हो, ठीक है, स्टोन अगर हम किसी भी पर्सन को मारते हैं तो वो इंजर्ड हो जाता है। सबसे पहले एक 100 ग्राम का ये एक जो है स्टोन ले लो, और एक स्टोन जो है 1 kg का ले लेते हैं। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, तो दोनों को अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर से थ्रो करें, इसको भी और इसको भी 20 किलोमीटर पर आवर से थ्रो करेंगे, इस केस में मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? मोमेंटम इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मास का डिफरेंस है। यानी जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जिसका जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। सिंपल सी बात है कि मोमेंटम इजकल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो है मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि मोमेंटम इजकल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज ऑल्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी अगर जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा जो है सो उसका मोमेंटम होगा। आप जैसे ही अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, मोमेंटम भी आपका इंक्रीज होगा। जैसे हम लोग किसी को थप्पड़ मारेंगे तो उसको थोड़ा सा चोट लगेगा, लेकिन अगर सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ से मारेगा उसी वेलोसिटी से उसके गाल पे, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ठीक है, तो ये डायलॉग जो है उसने क्यों बोला था? क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका 2.5 किलो का हाथ है। स्पीड में भी कि हम भी जो स्पीड से मारे तो उसी स्पीड से वो मारे, लेकिन उसका हाथ जो है 2.5 किलो का है। ठीक है, तो इसलिए उसको ज़्यादा चोट लगेगा। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी में बढ़ाऊँगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। सिंपल सा, जैसे कि एक छोटी सी बंदूक की गोली है, वो आदमी को किल कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुलेट का जो है, जो गन में बुलेट होती है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण आदमी इंजर्ड होता है या उठ जाता है, गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। ठीक है, मतलब वो मर जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है m है, तो इस पे जो है ये रेस्ट में है। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट विथ मास m। ठीक है, तो अगर m है और रेस्ट में है तो वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं अगर रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं कि हमारा जो है सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी।
तो मास हमारा इसका कुछ ना कुछ m होगा ही, और v जो है इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, 0। क्यों, अगर वेलोसिटी 0 होगा तो मास कितना भी ज़्यादा हो, ये बम के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बम हो जाएगा, ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि कितना भी भारी हो, मतलब जो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भी ज़्यादा हो, तो उसका अगर वो रेस्ट में है तो मोमेंटम क्या होगा, 0। अब हम लोग देखते हैं कि इस मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। मोमेंटम की यूनिट की बात कर दूं तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास का यूनिट क्या होगा, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यानी इसका मोमेंटम क्या क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ में बोला था न्यूटन ने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जो भी मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। तो वो जो है ना 30 सेकेंड में यहाँ से 30 सेकेंड में यहाँ गया, ठीक है, 30 सेकेंड में, ठीक है। तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी था u, और यहाँ पे वो गया तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूँ तो इसको हम लिख सकते हैं कि सपोज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट mkg, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं फाइनल वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग v बोलते हैं, v मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर इस पॉइंट पे यानी स्टार्टिंग में मैं अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी mu, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे मोमेंटम की बात करूं तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हमारा हो जाएगा mv, क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है हमारा, v है, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा कि जितना जो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हमारा कितना था, mv, और इनिशियल मोमेंटम कितना है, mu, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब न्यूटन के लॉ पे हम लोग आते हैं। न्यूटन ने क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मेरे पास यहाँ क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा क्या, कि कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, mu/t, ठीक है। यानी अगर हम इसको m कॉमन ले ले दोनों में, v - u/t, ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और न्यूटन ने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है मेरा mv - u/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम कितना था, mv - u/t, हाँ, और उसके बाद टाइम टेकन हो गया t, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो कि हम लोगों ने देखा था mv - u, और टाइम कितना हो गया t। तो
अब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ जो देखे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी ये जो है एम वी माइनस यू बाई टी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अब आपको याद होगा कि v माइनस यू बाई टी इज इक्वस टू ए, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमने मोशन में डिस्कस करा था v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, और यहाँ पे एक्सेलरेशन डाल देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसकी जगह पे हम लोग एक्सेलरेशन पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो इसके साथ होगा ही, के एम ए, वेयर के इज कांस्टेंट, और न्यूटन ने 1 न्यूटन का फोर्स जो है वो 1 न्यूटन का फोर्स जो है लगाया था, जिसका एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे है। तो उसका जो है सो के का वैल्यू कितना आया था 1, तो उस टाइम पे के का वैल्यू 1 आया था, जो कि के कांस्टेंट है तो के तो हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर के 1 आ गया तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे एक और फार्मूला मुझे मिल गया कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसा यूनिट, इसका यूनिट क्या हो गया, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। अगर आपको 1 न्यूटन को डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, 1, तो यहाँ पे जो है सो मान लो कि मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, और उसका जो है सो एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स जो अप्लाई होगा, वो बॉडी जितना भी फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या होगा 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा वो बॉडी, ठीक। व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सीन इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, मास जो है किसी भी बॉडी का 1 kg है और उसका एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस बॉडी पर जितना भी फोर्स लगाएगा वो होगा 1 न्यूटन, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। अ क्रिकेटर व्हेन कैचेज अ बॉल पुल्स हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बॉल। देखो ये एक्चुअली क्या करता है, कोई भी क्रिकेटर है वो कैच लेके अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्यों पीछे क्यों खींचता है, क्योंकि एक्चुअली वो जो टाइम को बढ़ा रहा है, ठीक है। जितना टाइम उसका थोड़ा सा बढ़ेगा तो उसका जो फोर्स का जो इम्पैक्ट होगा, जो उसका मोमेंटम होगा, वो उसके हाथ पे कम लगेगा, तो जिसके कारण क्या होगा उसको चोट नहीं लगती है, ठीक है। तो ये क्यों करता है, तो टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बॉल। जैसे ही टाइम डिक्रीज होगा उसका एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, और जो फोर्स जो जितना भी बॉल पे आएगा वो भी डिक्रीज होगा। तो अब से पहले क्या करेगा, टाइम को डिक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो उस पर कम इम्पैक्ट लगेगा फोर्स का, ठीक है। जो एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स उस पर कम लगेगा, जिसके कारण चोट उसको नहीं लगता है, ठीक है। अब तो नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ईच एंड एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कोई भी चीज़ पे आप एक्शन करते हो
तो वो भी चीज़ आप पे रिएक्शन करता है इक्वल, जितना आप एक्शन करो। तो थर्ड लॉ में बोला गया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो वो फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगा देता है। जैसे देखो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हमने ग्राउंड पे हिट करा, ठीक है, तो इस बॉल को अगर हमने ग्राउंड पे हिट करा तो ये ग्राउंड वापस इस बॉल को हिट करेगा और ये बॉल ऊपर जाएगी। तो जितना ये फोर्स रहता है, यानी एक ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे बॉल है पहला, यहाँ पे भी आया ये बॉल ग्राउंड पे हिट किया, तो अगर ये 10 न्यूटन से ग्राउंड पे हिट किया तो ग्राउंड भी इसको उतना ही मैग्नीट्यूड से, यानी 10 न्यूटन से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसको हिट करेगा और ये बॉल ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे कि आप बुक खोलते हो पढ़ने के लिए, आप उस पर एक्शन करोगे और बुक भी आप पे रिएक्शन करता है और आपको जल्दी नींद आ जाती है। तो ये जो है ये एक्शन और रिएक्शन का जो है, सो यहाँ पे ये एक्शन हो रहा है और ये ग्राउंड जो है, ये यहाँ पे ग्राउंड जो है, ये ग्राउंड जो है यहाँ पे रिएक्शन किया है। तो ये सारा खेल एक्शन रिएक्शन का ही है, ठीक है। तो थर्ड लॉ की एप्लीकेशन क्या सब है? थर्ड लॉ की एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। थर्ड लॉ का एप्लीकेशन में तो पहला होगा एप्लीकेशन, वॉकिंग इज इनेबल बाय थर्ड लॉ। तो हम लोग जो वॉक करते हैं ये भी एक्शन रिएक्शन ही होता है। पहले कि अ बोट मूव्स बैक व्हेन इज डिवोट वी, ठीक है। अ गन रिकॉइल, तो अ गन रिकॉइल्स, देखो अगर यहाँ पे गन कोई चलाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर गन कोई चलाता है तो गन आगे की तरफ अगर फोर्स लगाता है तो ये पीछे की तरफ भी उतना ही फोर्स लगाएगा। अगर कोई अनट्रेंड आदमी गन चलाता है तो उसको चोट लग जाती है इसी के कारण, ठीक है। तो वो जितना वेलोसिटी से, जितना फोर्स से आगे जाएगा उतना ही फोर्स से पीछे भी वो लगेगा, ठीक है। तो इसको रिकॉइल करने, जो गन का रिकॉइल्स होता है वो भी थर्ड लॉ पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। एंड लास्ट है इसका रोइंग ए बोट। रोइंग ऑफ अ बोट। और एग्जांपल की बात करूं तो होस पाइप जो होता है वाटर का, तो उसको अगर पकड़ के रखते हैं तो वाटर जितना फोर्स में जाता है उतना ही फोर्स पीछे होता है, तो उसको टाइटली पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। व्हेन टू बॉडीज act upon one another their total momentum remain constant। यानी जब दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट करता है, दो हो या दो से ज़्यादा भी हो, ठीक है, तो जब एक दूसरे पे एक्ट करता है तो टोटल मोमेंटम जो होता है उसका कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी जितना इनिशियल मोमेंटम होगा, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा वही उसका फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अभी तो सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके मास है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है। और ये जो है u1 वेलोसिटी से इधर को जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से इधर को जा रही है, इधर आ रही है, ठीक है। अब क्या किया है, ये दोनों आपस में स्ट्राइक किया, ठीक है, स्ट्राइक ईच अदर, दोनों आपस में टकराया। तो दोनों आपस में टकराया तो ये इधर गया और ये इधर गया, तो मास तो इसका सेम ही रहेगा m1 और इसका m2, मास तो चेंज नहीं होगा। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अब फाइनल वेलोसिटी इसका v1 हो जाएगा और इसका v2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब हम देखते हैं मोमेंटम किसका कितना होता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, देखो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इसका यहाँ पे
m1u1 m1u1, ठीक है। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम जो है ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा m2u2, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, अब इस ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। टकराने के बाद इसका क्या होगा m2v2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए में कितना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ए में होगा कितना कि पहला वाला जो बॉडी था हमारा, इसका जो है इनिशियल जो है कितना है, इतना है m1u1 और फाइनल जो है m1v1, ठीक है। तो इसका जो है सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हमारा फोर्स होता है दैट इज m1v1 माइनस m1u1 बाय टी, यानी इसमें m कॉमन ले लो तो m1v1 माइनस u1 बाय टी, तो ये हमारा क्या हो गया F1, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन बी कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कि फाइनल मोमेंटम, इसका जो फाइनल मोमेंटम था m2v2 माइनस m2u2 बाय टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m2v2 माइनस, यानी ये फोर्स थ्रू m2v2 माइनस m2u2 बाय टी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m2 इसमें से कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2 बाय टी, ठीक है। और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हम लोग जो है बाय थर्ड लॉ क्या जानते हैं, बाय थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं कि ईच एंड एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जो हमारा F1 है डैट इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, जितना एक्शन रहेगा उतना ही रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो F1 क्या था मेरा, F1 था m1 इंटू v1 माइनस u1 बाय टी इज इक्वल्स टू ये m2 v2 माइनस u2 बाय टी, ठीक है। अब यहाँ से ये t और ये t कैंसल आउट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, तो m2u2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, इसको इस साइड लेके आया, इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ये हमारा क्या था इनिशियल मोमेंटम और ये हमारा क्या था फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ तो ये जो मोमेंटम है हमारा, ये मोमेंटम जो है ये बिफोर कॉलिजन था, ठीक है। ये मोमेंटम हमारा बिफोर कॉलिजन था और ये आफ्टर कॉलिजन है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। तो इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। और इसके कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर इसके कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।